नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शार्प फोकस को कैसे अचीव करें। देखिए, जब भी हम कोई कैमरा हाथ में लेते हैं, चाहे वो हमारा सस्ता कैमरा हो चाहे महंगा कैमरा हो, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें हम एक्सपोज़र सेट करते हैं। एक्सपोज़र के हिसाब से हमारा जो मन माफिक अपर्चर होता है हम वो फीड करते हैं। हमारे मन माफिक जो शटर स्पीड होती है वो लगाते हैं। आईएसओ सेट करते हैं। कलर बैलेंस, वाइट बैलेंस सेट करते हैं कि जो भी उस समय का रिक्वायर्ड कलर टेम्परेचर होता है वो सेट करते हैं। उसके बाद अगर हम ऑटो फोकस पे शूट कर रहे हैं तो हम ऑटो फोकस मोड या ऑटो फोकस एरिया दोनों सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम पिक्चर शूट करते हैं। तो बहुत अच्छा कैमरा होने के बाद भी, बहुत अच्छी परफेक्ट सेटिंग लगने के बाद भी, बहुत अच्छा एक्सपोज़र लगा हुआ होने के बाद भी कई बार हम पाते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है उसका जो फोकस है वो उतना शार्प नहीं है जितना हम शार्प एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल क्रिस्टल शार्प जो फोकस होती हैं वो आँखों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसका कारण ये है कि जब हम ऑटो फोकस में फोकस करते हैं तो हमारे ऑटो फोकस सिस्टम की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमने उसको जिस तरह का कमांड दिया हुआ है कैमरे को, हमने ऑटो फोकस पॉइंट जैसे सेलेक्ट किए हैं, हमने ऑटो फोकस एरिया जैसे सेलेक्ट किए हैं, उसके हिसाब से कैमरा अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल से उस चीज़ को फोकस करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल पूरी तरह से परफेक्शन पे नहीं आ पाता। एक्सपोज़र एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें प्लस माइनस हो भी गया तो हम पोस्ट प्रोसेसिंग में उसको कवर अप कर लेते हैं। लेकिन फोकस एक ऐसी चीज़ है कि उसमें अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस है अगर, तो उसको हमें ओवरकम करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं। किसी भी पोस्ट प्रोसेसिंग में हम फोकस को सही नहीं कर सकते। तो इसीलिए जहाँ पर फोकस की बहुत ज़्यादा शार्पनेस की ज़रूरत है वहाँ मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वाली फ़ोटोग्राफी जो है मैनुअल फोकस में कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ब्राइड का पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तो आप उसकी आँखों को जितना ज़्यादा शार्प फोकस कर लेंगे, उसके एक एक ब्लशर तक शार्प दिखाई देने चाहिए। उसके बालों की जो एक एक लट होती है वो एकदम शार्प नज़र आना चाहिए। और भी उसके जो ज्वेलरी है पहनी हुई उसने हाथ में, वो पूरा शार्प होना चाहिए। तब जाके फ़ोटो में एक अलग तरह की ब्यूटी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपने ब्राइड के ऑर्नामेंट्स को फोकस किया हुआ है या आपने उसकी रिंग को फोकस किया हुआ है, तो रिंग में जो डायमंड लगा हुआ है अगर वो बिल्कुल क्रिस्टल शार्प फोकस में रहेगा तो आपकी पिक्चर और भी ज़्यादा अपीलिंग लगेगी। लेकिन ये हमारे जो फोकसिंग सिस्टम हैं उनसे कई बार हमें इस तरह की शार्पनेस नहीं मिल पाती है। तो यहाँ मैं आपको मैनुअल तरीके से शार्प फोकस करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। वैसे अगर आप देखेंगे, जैसे कि अगर आप डीएसएलआर में मैनुअल फोकस करते आए होंगे तो मैनुअल फोकसिंग में उतना शार्पनेस अचीव करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम अपने जजमेंट से ही फोकस करते हैं। और कई बार हमारा ये जजमेंट, क्योंकि छोटा सा स्क्रीन होता है, उसको जब हम आँखों में लगा के फोकस करते हैं तो हमें लगता है कि पिक्चर बिल्कुल शार्प फोकस हो गई है। लेकिन जब उसको हम लार्ज करते हैं या बड़े स्क्रीन पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो हमारे मिररलेस कैमरे हैं जिनमें ईवीएफ होता है, उसमें एक नई टेक्नोलॉजी दी गई है जिसमें कि आपका फोकस जैसे ही शार्प हो जाता है तो आपके ऑब्जेक्ट की जो आउटर एजेस होती हैं वो किसी कलर से हाईलाइट होने लगती हैं। और जब हाईलाइट हो जाती हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि वो पर्टिकुलर एरिया जो हाईलाइट हो गया है वो पूरा शार्प फोकस हो गया है, और उस शार्प फोकस के साथ में आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो इस वाले प्रोसीजर को फोकस पीकिंग कहते हैं। बेसिकली फोकस पीकिंग का मतलब ये हुआ कि मेरा फोकस जो है बिल्कुल पीक पे आ गया है, अब उसको हम शूट कर सकते हैं। तो बेसिकली फोकस पीकिंग की थ्योरी ये होती है कि जब भी हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो हमारा कैमरा जो है कंट्रास्ट एरिया को सर्च करता है। तो हम जिस भी ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस करते हैं और जिस एरिया को फोकस करते हैं, जब वो शार्प फोकस में आ जाता है तो उसकी जो एजेस होती हैं
उसमें एक अलग तरह का कंट्रास्ट आ जाता है। और वो कंट्रास्ट जो है फिर हमारे कैमरे में जो पीकिंग सिस्टम का हमने कलर चूज़ किया हुआ है उस कलर से वो थोड़ा सा ब्लिंक करने लगता है। तो हम समझ जाते हैं कि हमारी पिक्चर का वो एरिया जहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है वो पूरी तरह से शार्प फोकस में आ गया है, और हम उस जगह का अगर फ़ोटो लेंगे तो वो पर्टिकुलर एरिया पूरा मेरा शार्प फोकस में आएगा। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने अपना कैमरा ऑन किया, आप उसके फ़ोटोग्राफ़ी मेनू में जाते हैं, उसके बाद जब आप फोकस में जाते हैं और फोकस में जाने के बाद आप पीकिंग सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आपको पीकिंग की डेंसिटी कितनी मांग रहा है वो आपको डिसाइड करना रहता है। तो आपको कम डेंसिटी डिसाइड करनी है तो कम डेंसिटी का ले लीजिए, मतलब उसमें एक छोटा एरिया खाली हाईलाइट होगा। जितना ज़्यादा डेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे उतना बड़ा एरिया आपका फोकस होने के बाद कलर्ड से हाईलाइट होने लगेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपसे मांगता है कि आपको कलर कौन सा चाहिए। तो उसमें 3-4 कलर होते हैं, अलग अलग कैमरे में अलग अलग सिस्टम होता है। रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो तो रहता ही है, बाकी अलग अलग कैमरों में अलग भी हो सकता है, कुछ में वाइट भी होता है। तो बेसिकली जब आप ये कलर चूज़ कर लेते हैं उसके बाद जब आप व्यू फाइंडर में आंख लगा के या अपने डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर जो आप इमेज को देखते हैं और उसके बाद जो आप फोकस करना शुरू करते हैं, तो जैसे 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 फोकस रिंग को आप घुमाते हैं और जैसे ही आपका कोई पर्टिकुलर एरिया जो है शार्प फोकस में आ जाता है तो वो वाला एरिया जो है कलर से हाईलाइट हो जाता है। पहले आपको हल्के हल्के कलर दिखाई देते हैं, फिर डेंस कलर दिखाई देते हैं, और वो पर्टिकुलर एरिया जो पूरी तरह से फोकस में आ चुका है वो पूरी तरह से डेंस हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि मेरा एरिया पूरा फोकस हो गया है। वहाँ आप शटर दबा दीजिए, आपकी पिक्चर जो है परफेक्ट फोकस में आएगी। दोस्तों आइए हम आपको फोकस पिकिंग का डेमो दिखाते हैं। ये हमारी पिक्चर है जो हमने फोकस पिकिंग सिस्टम से शूट की है। अब देखिएगा इसमें हमने जैसे ही एक सामने हमारे एक सिल्वर कलर का वास रखा हुआ, उसमें एक सिल्वर कलर की बड रखी हुई है और उसके ठीक पीछे जो है सिल्वर कलर के ही 2 फ्लावर्स रखे हुए हैं। अब हम इसको धीरे 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 फोकस करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जो हमारा सामने वाला जो बड है पहले उसका कलर चेंज होना शुरू हुआ, इसलिए क्योंकि वो पहले आगे है, मतलब मेन जो फ्लावर है हमारा उसके सामने बड है, तो बड पहले फोकस में आया, उसका कलर चेंज होना शुरू हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हमने फोकस रिंग को और घुमाया तो हमारा पीछे वाला जो फ्लावर है वो फोकस में होना शुरू हुआ। ये फैसिलिटी आपको ऑटो फोकस में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए दोनों को हमने आमने सामने रखा हुआ और हमने ऑटो फोकस पे रखा हुआ है और स्पॉट फोकस पे डाला हुआ है, तो मेरा कैमरा सबसे पहले जो सामने वाला जो पॉइंट है उसको फोकस कर लेगा, पीछे वाले को फोकस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे हाथ में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं या तो सामने वाले को फोकस में लूँ या उसके ठीक पीछे वाले के फोकस में लूँ। हालांकि दोनों के बीच में कम से कम 2-3 इंच का डिफरेंस है, इसी वजह से दोनों के फोकस की शार्पनेस में फ़र्क भी आ रहा है। तो ये टोटल आपकी चॉइस रहेगी, आप या तो सामने वाले को फोकस कर लीजिए या आप पीछे वाले को फोकस कर लीजिए। तो इसी तरह से जब हम ग्रुप शॉट वगैरह कुछ लेते हैं किसी स्टेज पे खड़ा करके, तो आपका जो भी मेन पॉइंट जिसको आप फोकस में करना चाहते हैं उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, तो वो आपका हमेशा फोकस में रहेगा। अब इसी का दूसरा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कि इसमें एक प्रोविज़न और होता है कि आप कलर के बजाय आपका जो फोकस पॉइंट रहता है उसको किसी एक जगह पर प्लेस कर दीजिए। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट शार्प फोकस में आएगा तो वो जो फोकस पॉइंट के ऊपर जो स्क्वायर बना हुआ है जो कि अभी रेड कलर का है, जैसे ही शार्प फोकस आएगा वो ग्रीन कलर से ब्लिंक होने लगेगा। तो इस वाले डेमो में मैंने एक किसी को पोर्ट्रेट लेने के लिए सामने बिठाया हुआ है और पहले हमने स्पॉट को उसकी आँख के ऊपर रखा है। अब आप देखिएगा जैसे जैसे हम इसकी फोकस रिंग को घुमा रहे हैं तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उसकी जो आँख के ऊपर का जो स्क्वायर है वो ग्रीन कलर से ब्लिंक करने लगा। इसका मतलब वो एरिया पूरा शार्प फोकस में आ गया है। इसी मोमेंट पे आप शटर दबा दीजिए, आपकी बिल्कुल शार्प पिक्चर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी कि
हम किस तरह से फोकस पिकिंग से फ़ोटोज़ लेते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फ़ोकस पिकिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि फ़ोकस पिकिंग में हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट को चाहेंगे हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को शार्प फोकस में अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ब्राइड का किसी भी तरह का क्लोज़अप लेना है, पोर्ट्रेट लेना है या ज्वेलरी लेना है या सिर्फ किसी ब्रेसलेट का फ़ोटो लेना है, रिंग का फ़ोटो लेना है, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपने शार्प फोकस के समय में हाईलाइट कर लीजिए और शटर दबा दीजिए, आपकी बिल्कुल शार्प पिक्चर आ जाएगी। अब इस फोकस पिकिंग सिस्टम का एक मैं बहुत बड़ा एडवांटेज बताने जा रहा हूँ आपको कि हमारे ये कुछ लेंसेस हैं जिसमें कि ऑटो फोकस सिस्टम नहीं है, और ये लेंस तो ये हैं जो कि हमारे फिल्म कैमरे के टाइम के लेंसेस हैं। जैसे कि ये कैमरा हो गया, इसका जो लेंस है हमारा, ये फिल्म कैमरे का लेंस है। ये सारे बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं क्योंकि इसको हमने DSLR पे लगा के शूट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन क्या होता है कि DSLR पे हम शार्प फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि फिल्म कैमरे में ये खासियत थी कि इसमें रिफ्लेक्स सिस्टम हुआ करता था। जब हम फोकस करते थे तो हमारी इमेज जो स्प्लिट होती थी तो हमें शार्प फोकस मिल जाया करता था। लेकिन जब से DSLR कैमरे आए, हमने इनको कई बार कोशिश की DSLR पे लगा के खींचने की, लेकिन शार्प फोकस हम अचीव नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये पुराने फिल्म टाइम के लेंसेस रखे हुए हैं या DSLR के लेंसेस रखे हुए हैं, तो उन लेंसेस को आप बहुत आसानी से अपने मिररलेस कैमरे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके कैमरे की मेक का हो। ये नाइकॉन, सोनी और कैनन, तीनों अलग अलग जितने भी मिररलेस कैमरे सबके लिए एडाप्टर्स आते हैं। उसको आप सिंपली अपना जो लेंस जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा ये 50 mm का लेंस है जिसमें कि ऑटो फोकस सिस्टम नहीं है, इसको मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ। और इसको लगाने के बाद ये मेरा जो अडाप्टर है ये सीधा मेरे मिररलेस कैमरे के ऊपर लग जाता है, और वही जो मेरा फोकस पिकिंग सिस्टम है उससे मैं फोकस रिंग को घुमा के फोकस कर सकता हूँ। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये मेरा जो है एक 85 mm का लेंस है जो कि 1962 से हमारे पास रखा हुआ है। ये अभी तक हमारा जो फिल्म कैमरा था उसमें काम आता था, लेकिन इसको हमने जब DSLR पे यूज़ करना चाहा तो उतना शार्प फोकस अचीव नहीं कर पाए थे। अब हम इसको मिररलेस के ऊपर यूज़ करना शुरू किए हैं और इतने शार्प रिज़ल्ट्स आते हैं क्योंकि ये 85 mm f2.8 का लेंस है। इसको जब हम लगाते हैं ये इस तरह से लग जाता है, और इसको आप मिररलेस कैमरे के ऊपर लगा दीजिए। आपको सेम वही प्रोसीजर रहेगा कि फ़ोकस पिकिंग अरेंजमेंट यूज़ करके आप शार्प इमेजेस ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास जिस मेक का कैमरा है उस मेक का लेंस नहीं है, लेकिन किसी और मेक का भी आपका फिल्म के ज़माने, जैसे ये मेरा कैनन का लेंस है, कैनन का जूम लेंस है, ये मेरा जो है 70-200 mm का लेंस है। इसको मैं जब कैनन वाले लेंस को अपने नाइकॉन मिररलेस पे यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए बाज़ार में ये छोटी सी रिंग मिलती है। ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं सबके अलग अलग तरह की रिंग आती है। ये वाला लेंस जो मेरा है ये थ्रेडेड टाइप का है, तो इसमें एक एंड पे थ्रेड है और दूसरे एंड पे मेरा नाइकॉन का बर्नट सिस्टम बना हुआ है। मतलब एक तरफ कैनन का थ्रेड है, दूसरे तरफ नाइकॉन का बर्नट सिस्टम है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास सोनी का लेंस है, सोनी के मेरे पास मैंने अडाप्टर थोड़े से कम देखे हैं, मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपको मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कैनन के और नाइकॉन के मैंने तरह तरह के अडाप्टर देखे हैं। जो कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहें, कैनन वर्सेस नाइकॉन, नाइकॉन वर्सेस कैनन, कैनन टू कैनन, नाइकॉन टू नाइकॉन, तरह तरह के आपके पास कॉम्बिनेशन, और इसकी कीमत हार्डली 1200 से 1500 रुपये के बीच में आती है। और ये जो मेरा अडाप्टर है इसकी कीमत जो है 12,000 से 15,000 के आसपास आती है। तो अगर मान लीजिए आपके पास पुराने लेंसेस रखे हुए हैं, आज की तारीख में अगर आप 85 mm का लेंस ख़रीदने जाएंगे तो ये कम से कम आपको 50,000 से 80,000 रुपये के बीच में मिलेगा। विल्ट्रॉक्स वगैरह ने शायद अभी हो सकता है थोड़े सस्ते निकाल दिए हों, लेकिन
नाइकॉन का अगर आप 85mm लेने जाएंगे मिररलेस के लिए तो आपको कम से कम 60,000 70,000 का मिलेगा। लेकिन ये लेंस मेरे पास 1962 से रखा हुआ है, इसको अब मैंने अपने मिररलेस के साथ यूज़ करना शुरू किया है, मुझे बहुत ही शार्प पिक्चर मिलती है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास या आपके अपने खुद के घर पे पुराने फिल्म ज़माने के लेंसेस रखे हुए हैं जिसको लोगों ने डिस्कार्ड नहीं किया हुआ हो, उसको आप निकाल लीजिए बाहर और सिर्फ आप एक अडाप्टर ख़रीद लीजिए। एक अडाप्टर लेने के बाद ये जो मैंने आपको अडाप्टर बताया है, एक अडाप्टर ख़रीद लीजिए और ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके सूटेबल कुछ रिंग्स ले लीजिए। ये रिंग्स आपको तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आपका कैमरा और लेंस अलग अलग मेक का है। लेकिन अगर लेंस भी सेम है और कैमरा भी सेम है तो सिर्फ आपको इस अडाप्टर से काम हो जाएगा और आप अपने महंगे लेंस खरीदने से बच जाएंगे। आपके पास पुराना जो भी कलेक्शन होगा आप उसको यूज़ करिए और अपनी फ़ोटोज़, अपनी पोर्ट्रेट्स जो भी आपको यूज़ करना हो, क्योंकि इवेंट फ़ोटो आप इससे नहीं ले पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अडॉप्टर के थ्रू फिल्म कैमरे का लेंस लगाते हैं तो इसका जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता है एक्सपोजर का, वो काम नहीं करता, इसका ऑटो फोकस सिस्टम भी काम नहीं करता। सब कुछ आपको मैनुअली सेट करना रहता है। तो फोकस तो मैंने मैनुअली सेट करना आपको पिकिंग सिस्टम से बता दिया है। एक्सपोजर आपको कैमरे के एक्सपोजर मीटर से एक्सपोजर देख के, नीडल का 0 पॉइंट देख के वो वाला एक्सपोजर आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब आप इन लेंसेज से पिक्चर लेंगे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स मिलेंगी, क्योंकि उस ज़माने के जो लेंसेज की क्वालिटी है, ख़ासतौर पर मेरा जो ये 85mm का जो लेंस है, आज की तारीख में ये क्वालिटी नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और ये जान के आपको भी खुशी होगी, संतोष भी होगा कि अगर आपके घर में पुराने लेंस पड़े हुए थे तो आप उसको निकालिए, बाहर साफ़ सफाई करके, क्लीन करके यूज़ में लाइए और ऐसे मार्केट में लेंसेस की तलाश करिए जिन्होंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके किसी काम के नहीं हैं वो। अगर मान लीजिए उसके लिए आपको 200, 400, 500, 1000, 2000, इवन 2500 भी देना पड़ जाए तो लेंसेस के साथ आप कैमरे ख़रीद लीजिए, क्योंकि सामने वाले के लिए वो लेंस और कैमरा सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो चुका है। फिल्म कैमरे आज की तारीख में कोई यूज़ नहीं करता, मार्केट में तो फिल्म मिलती है, नहीं प्रोसेसिंग के कोई लेबोरेटरीज़ बची हैं जो कि फ़िल्म को प्रोसेस करते हैं, तो उनके लिए कैमरा बेकार है। जबकि लोगों को पता चला कि मेरी अपनी एकेडमी है जहाँ मैं बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई सिखाता हूँ, फ़ोटोग्राफी सिखाता हूँ, तो मेरे चाहने वाले मतलब भर भर के लेंसेस और कैमरा मेरे पास दे गए मुझे कि साहब ये रख लीजिए, आपके बच्चों को काम आएगा। तो एक समय ऐसा था कि मुझे मना करना पड़ा लोगों कि इतने सारे लेंसेस का मैं करूँगा क्या, ऑलरेडी मेरे पास लाइन लगी हुई है लेंसेस की। तो आप भी और ढूँढेंगे तो आपको अपने जानने वाले, चाहने वाले रिलेटिव्स में आपको इस तरह के लेंसेस मिल जाएंगे और वो लेंसेस सिर्फ़ और सिर्फ एक अडाप्टर खरीद लीजिए आप, और उसके बाद ये सारे के सारे लेंसेस आपके काम आ जाएंगे जो आपकी फ़ोटोग्राफ़ी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं उसको, ख़ास तौर पे पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में और ब्राइडल फ़ोटोग्राफ़ी में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे ऐसे लोगों से ज़रूर शेयर करें जो भी इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी में रुचि रखते हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।